सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का साइंस टुडे क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए, जो हमारा चैनल है इसके ऊपर मैं आपको 12th क्लास की जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। देखिए, हम अध्याय नंबर 16 पढ़ रहे हैं। पादप उत्तक संवर्धन के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पादप का कोई उत्तक ले लिया जाता है। उत्तक मतलब क्या होता है? कोई पादप का जड़, तना, पत्ती, ठीक है, या पादप का कोई टुकड़ा ले लिया, उसे ही क्या बोल सकते हैं? उसे उत्तक भी बोल सकते हैं या उसे कर्तोतक भी कहते हैं। ठीक है, तो उत्तक या कर्तोतक का पोषक माध्यम के ऊपर, कोई माध्यम के ऊपर, पोषक माध्यम के ऊपर संवर्धन करवाकर जो नया पादप प्राप्त कर लिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पादप उत्तक संवर्धन कहते हैं। इसे दूसरे और नाम से भी जाना जाता है, सूक्ष्म प्रवर्धन। पादप उत्तक संवर्धन को सूक्ष्म प्रवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, विज्ञान में आप देखिए तरह तरह के आविष्कार हो रहे हैं, तरह तरह के आविष्कार हो रहे हैं, तरह तरह की मशीनें बन रही है, तरह तरह की मिसाइलें बन रही है, बम बन रहे हैं। लेकिन जो सबसे भयंकर और जो सबसे अच्छा और सबसे जो अच्छी क्वालिटी का मैं आविष्कार मानता हूँ वो है जीन स्थानांतरण। क्या है वो? जीन स्थानांतरण। चावल में गेहूं के लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं, गेहूं में चावल के लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। चाहे तो ऐसे चावल बना सकते हैं जिसमें दाल के भी लक्षण पाए जाते हैं। मतलब कि क्या, चावल से कार्बोहाइड्रेट भी प्राप्त हो जाएगा और दालों से जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो भी हमें चावल से ही प्राप्त हो जाएगा। बहुत से विटामिन ऐसे होते हैं, जैसे विटामिन ए गाजर से मिलता है, ठीक है, और विटामिन ए हमारी आंखों के स्वास्थ्य के लिए, हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। ठीक है, विटामिन ए के लिए आपको गाजर खानी चाहिए। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या किया, जो गाजर के अंदर विटामिन ए बनाने वाला जो जीन है उस जीन को निकालकर चावल के पौधे में प्रवेश करवाया, जिससे चावल भी विटामिन ए का उत्पादन करने लग गए। ऐसे चावल जिससे विटामिन ए प्राप्त होता है। आ रही है बात आपको समझ में? अब टमाटर कितने सॉफ्ट होते हैं, खराब हो जाते हैं, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, पादप वैज्ञानिकों ने आलू के जो कठोर वाले जीन होते हैं, जो आलू को कठोरता प्रदान करते हैं, वो जीन टमाटर में डाल दिए। तो टमाटर भी क्या हो गया? आलू के समान कठोर हो गया। ठीक है, तो अब मैं बार बार कितना आसानी से बोल रहा हूं कि एक जाति का या एक स्पीसीज का जीन निकालकर दूसरी जाति के जीव के अंदर प्रवेश करवा रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल है। ठीक है, देखिए मेरी बात आप समझिए। देखिए, पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियां। हमने उसमें पढ़ी थी 2 प्रकार की विधियां थी। क्या पढ़ी थी हमने? पादपों में जीन स्थानांतरण की 2 प्रकार की विधियां होती है। जीन स्थानांतरण की अप्रत्यक्ष विधि या वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण हम पढ़ चुके हैं। जीन स्थानांतरण की जो अप्रत्यक्ष विधि है या जो वाहकों द्वारा जो जीन स्थानांतरण की विधि है, उसके अंदर किसी वांछित जीन को किसी वाहक के द्वारा किसी लक्ष्य उत्तक की कोशिका में पहुंचाया जाता है। जैसे कि देखिए, मैं बार बार आपको एक ही उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि टमाटर जल्दी सड़ जाते हैं। ठीक है, टमाटर को वैज्ञानिक क्या चाहते थे? ऐसा टमाटर बनाना चाहते थे वैज्ञानिक की जो महीने 2 महीने तक सड़े ना, खराब ना हो। तो उन्होंने क्या किया, आलू की जो जीन है जो आलू को बनाए रखती है, आलू को आपने देखा होगा आलू 1-1 महीने तक खराब नहीं होता है। ठीक है, तो आलू में कुछ ऐसा जीन पाया जाता है जो आलू को 1-1 महीने तक खराब नहीं होने देता है। तो वैज्ञानिकों ने उस जीन को निकाला आलू में से और किस में डाल दिया? टमाटर के अंदर डाल दिया। तो टमाटर भी क्या हो गया? आलू की तरह कठोर उत्पन्न होने लग गए। ठीक है, तो अब यहां पर बार बार एक बात आ रही है कि एक जीव से जीन को निकाल रहे हैं। जीन क्या होते हैं? डीएनए के खंड होते हैं। तो मैं देखो जीन भी लिख सकता हूं या डीएनए के खंड भी लिख सकता हूं। ठीक है, और ये डीएनए के खंड या जीन क्या करते हैं? लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? हमारे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। कोई लंबा होता है, कोई बोना होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, किसी को कैंसर हो जाता है, कुछ भी जीन सब कुछ नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर के सभी लक्षणों को कौन नियंत्रित करते हैं? जीन नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो और जीन किसी जीव के अंदर लाभदायक लक्षण भी उत्पन्न कर सकते हैं और हानिकारक लक्षणों को भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पादपों में जीन स्थानांतरण की विधियां कि किस प्रकार से एक
एक जाति के जीन को निकालकर दूसरी जाति के जीव में डाला जा रहा है। अब किसके द्वारा डाला जा रहा है, कौन डाल रहा है, कोई वाहक डाल रहा है क्या? अगर वाहक के द्वारा डलवाया जा रहा है ना तो इसे वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण कहेंगे। लेकिन अगर किसी रसायन या किसी उपकरण का उपयोग करके सीधा ही बाहरी जीन को किसी जीव के अंदर डाला जा रहा है सीधा ही, तो इसे प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहेंगे। देखिए इधर आप ध्यानपूर्वक, आज हम पढ़ रहे हैं जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां। ठीक है, जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां। देखिए, एग्रोबैक्टीरियम द्वारा जीन स्थानांतरण द्विबीजपत्री पादपों में ही किया जा सकता है। एक बीजपत्री धान्य पादपों में वांछित जीन का स्थानांतरण किसी रसायन या उपकरण द्वारा डायरेक्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट या प्रत्यक्ष किया जा सकता है। इधर आप देखिए, जो हमने पिछली वाली क्लास के अंदर पढ़ा था वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण। अब वाहक कौन कौन से होते हैं? जीवाणु भी हो सकता है, कोई वायरस भी हो सकता है। तो जीवाणु और जो वायरस होते हैं ना, ये मुख्यतया द्विबीजपत्री पादपों में ही रोग फैलाते हैं। किसमें रोग फैलाते हैं? द्विबीजपत्री पादपों के अंदर ही ये रोग फैलाते हैं। मतलब कि उनका पसंदीदा भोजन ही क्या है? द्विबीजपत्री पादप है। तो जब वो जीवाणु और वायरस उनमें रोग फैलाते हैं तो अपने साथ में वांछित जीन को भी उनके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, वांछित जीन को भी उनके अंदर डाल देते हैं। लेकिन जो एक बीजपत्री पादप है, लेकिन बच्चों जो एक बीजपत्री जो पादप होता है ना, उन एक बीजपत्री पादपों के अंदर वाहकों के द्वारा जीन स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। अर्थात सूक्ष्म जीवों के द्वारा एक बीजपत्री पादपों में जीन स्थानांतरण संभव नहीं है। हालांकि कुछ एक वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है और वाहकों द्वारा एक दो प्रकार के पादपों में डाला भी है, लेकिन अभी बड़े पैमाने पर तो ऐसा नहीं हो पाया है। तो वाहकों द्वारा केवल और केवल द्विबीजपत्री पादपों में ही जीनों का स्थानांतरण किया जा सकता है, एक बीजपत्री पादपों में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बीजपत्री पादप कौन से होते हैं? धान्य पादप, जिनसे अनाज, चावल, बाजरा, मक्का प्राप्त होता है, उन्हें एक बीजपत्री। देखो ये अनाज में जैसे चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार, कैसे पादप हैं? ये एक बीजपत्री पादप है। और इन सभी पादपों में जीन स्थानांतरण की कौन सी विधि काम में ली जाती है? प्रत्यक्ष विधि काम में ली जाती है। तो इधर आप देखिए, एग्रोबैक्टीरियम एक जीवाणु है और इस जीवाणु द्वारा जीन का स्थानांतरण केवल द्विबीजपत्री पादपों में ही किया जा सकता है। एक बीजपत्री धान्य पादपों में, एक बीजपत्री धान्य पादपों में वांछित जीन का स्थानांतरण किसी रसायन या उपकरण द्वारा डायरेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर कोई वाहक वांछित जीन को लक्ष्य कोशिका में नहीं डाल रहा है, बल्कि उसकी जगह कौन पहुंचाने का कार्य कर रहा है? कोई रसायन या फिर कोई उपकरण में क्या ले सकते हैं काम में? कोई बंदूक ले काम, कोई गन काम में ले सकते हैं, जीन गन, कोई छोटा सा इंजेक्शन काम में ले सकते हैं। ठीक है, अभी पढ़ेंगे अपन सब कुछ। इधर आप देखिए तो यहाँ पर जीन स्थानांतरण की जो प्रत्यक्ष विधियाँ होती है या जो डायरेक्ट मेथड होती है, जीन के ट्रांसफर की जो डायरेक्ट मेथड होती है, वो दो प्रकार की होती है। रासायनिक विधियाँ, ठीक है, कौन सी विधियाँ होती है? रासायनिक विधियाँ और जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियाँ, दो प्रकार की है यहाँ पर। एक तो कौन सी है? रासायनिक विधियाँ हैं और दूसरी कौन सी है? भौतिक विधियाँ हैं। जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियाँ दो प्रकार की है, रासायनिक विधियाँ और भौतिक विधियाँ। जो रासायनिक विधियाँ हैं उसके अंदर क्या होता है? रसायनों जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल PEG, ठीक है, तथा पॉलीविनाइल अल्कोहल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, शॉर्ट फॉर्म क्या है? PEG, और पॉलीविनाइल अल्कोहल, कैल्शियम फास्फेट आदि पादप कोशिका के जीव द्रव्य में वांछित जीन या DNA खंड के प्रवेश को प्रेरित करते हैं। वांछित जीन क्या होता है? बार बार एक शब्द आ रहा है, वांछित जीन। क्या है ये वांछित जीन? हम चाहते थे कि टमाटर भी आलू की तरह कठोर हो जाए ताकि लंबे समय तक वो स्वस्थ बना रहे, खराब ना हो, ना सड़े। ठीक है,
तो आलू के कठोरपन वाले जीन को हमने टमाटर में डाला, ठीक है। तो जो ये आलू का कठोरपन वाला जो जीन है यही वांछित जीन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि चावल के अंदर भी प्रोटीन का संश्लेषण हो, जैसे दालों में होता है। तो जो दालों के अंदर जो प्रोटीन बनाने वाला जीन है वो मैं चावल में प्रवेश करवा दूंगा, ठीक है। तो जो ये प्रोटीन बनाने वाला जीन है ये भी वांछित जीन हो गया। तो वांछित जीन क्या होता है? जिस लक्षण की भी हम अभिव्यक्ति करवाना चाहते हैं, लक्ष्य पादप के अंदर या लक्ष्य कोशिका के अंदर या लक्ष्य उत्तक के अंदर हम जिस लक्षण को भी उत्पन्न करना चाहते हैं उसके लिए हमें कुछ ना कुछ जीन निकालकर, किसी दूसरी जाति से कोई ना कोई जीन निकालकर डालना पड़ेगा और उसी जीन को वांछित जीन कहते हैं, ठीक है। तो एक परिभाषा और होगी कि आवश्यकता अनुसार जिन जीनों का चयन किया जाता है, जीन के स्थानांतरण के लिए आवश्यकता अनुसार जिन जीनों का चयन किया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं बच्चों? उसे ही वांछित जीन कहते हैं। और वांछित जीनों का वाहकों द्वारा भी स्थानांतरण किया जा सकता है और साथ ही साथ रासायनिक विधियों द्वारा और भौतिक विधियों द्वारा भी किया जा सकता है, ठीक है। जब जीनों का स्थानांतरण रासायनिक विधियों और भौतिक विधियों द्वारा किया जाता है तो इसे जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन गया कि जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किन पादपों में किया जाता है? किन पादपों में किया जाता है? एक बीजपत्री धान्य पादपों में। आ रही है यहाँ तक आपको बात समझ में? देखिए, जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां दो प्रकार की है। रासायनिक विधियां, कुछ रसायन ऐसे होते हैं जैसे कि पीईजी, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, और पॉलीविनाइल अल्कोहल और कैल्शियम फास्फेट, और भी होते हैं लेकिन यहाँ पर केवल दो तीन के ही नाम याद करने हमें। ये रसायन क्या करते हैं? पादप कोशिका में वांछित जीन या वांछित डीएनए खंड के प्रवेश को प्रेरित करते हैं। ये ऐसे करते हैं, ये जिंदाबाद घुस जा, उसका जोश बढ़ाते हैं वांछित डीएनए खंड का या वांछित जीन का कि प्रवेश कर दो, पर कर सकता है, उसको प्रेरित करते हैं। क्या करने के लिए? लक्ष्य कोशिका में घुसने के लिए। जैसे कि समझो एक उदाहरण देता हूँ। आलू का जो कड़कपन वाला जीन है ना, या जो डीएनए खंड है, उसको टमाटर में डालना चाहते हैं, ठीक है। तो आलू के कड़कपन वाले जीन को टमाटर में घुसने के लिए कौन प्रेरित कर सकता है? पीईजी। तो समझ में आ गई बात आपको? रासायनिक विधियां समझ में आ गई कि रसायन जैसे पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीविनाइल अल्कोहल, कैल्शियम फास्फेट आदि पादप कोशिका के जीव द्रव्यक में वांछित जीन डीएनए खंड के प्रवेश को प्रेरित करते हैं। अब हम पढ़ेंगे जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां। और भौतिक विधियों में रसायन काम में नहीं लिए जाते हैं, बल्कि कोई ना कोई उपकरण काम में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कोई ना कोई उपकरण काम में लिया जाता है, ठीक है। इधर आप देखिए जीन स्थानांतरण की भौतिक विधियां। सबसे पहली जो जीन स्थानांतरण की जो विधि है वो है जीन गन द्वारा। किसके द्वारा? ये जीन गन होती है, जीन गन द्वारा। देखो नाम आ जाते हैं इसके, कणिका बंदूक भी कहते हैं। जीन गन को क्या कहते हैं? कणिका बंदूक भी कहते हैं, शॉर्ट गन भी कहते हैं, या माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। अब जीन गन या माइक्रो प्रोजेक्टाइल द्वारा वांछित जीन या वांछित डीएनए खंड को किसी लक्ष्य उत्तक या लक्ष्य कोशिका में कैसे डाला जाता है, देखिए हम देखते हैं। इस प्रक्रिया में डीएनए के स्वर्ण, इस प्रक्रिया में वांछित जीन या वांछित डीएनए के सोने या टंगस्टन का लेप चढ़े हुए कणों को जीन गन की सहायता से पादपों की कोशिकाओं पर दाग दिया जाता है, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पर आप देखिए, इस चित्र के अंदर आप देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, ये क्या है? यह एक जीन गन है। क्या है ये? जीन गन है, ठीक है। यह एक जीन गन है, इधर आप देखिए, ये है ना, ये एक जीन गन है, ठीक है। और ये जो बीच में ना रेड सी, ये जीन गन की नली है, ठीक है। और ये स्प्रिंग लगी हुई है इसके चारों तरफ, ठीक है।
ये जीन गन के अंदर जो नली होती है ना, जीन गन की जो नली, इसमें एक ऐसी सरिये जैसी संरचना होती है, एक ऐसी रोड जैसी स्ट्रक्चर, ऐसी मतलब सरिये जैसी, ठीक है, लोहे की कील जैसी, ठीक है ना। ये नीचे क्या है, ये नीचे एक छोटी सी प्लेट है, एक डिस्क है, और इस डिस्क के ऊपर क्या ले लिया अपन ने, वांछित जीन या डीएनए का खंड ले लिया। और कैसा खंड है ये, सोने या टंगस्टन का लेप चढ़ा हुआ कण है। अब आप बोलेंगे सर इस पे सोने या टंगस्टन का लेप क्यों चढ़ाया है इसके ऊपर, इसलिए चढ़ाया है क्योंकि जीन गन के अंदर ये टूट फूट सकता है, नष्ट हो सकता है। डीएनए खंड तो कोमल होता है ना, जैविक भाग ही तो है, वो एक जैविक पदार्थ ही तो है। लेकिन सोना या टंगस्टन चढ़ाने से क्या होता है, जब उसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल या जीन गन में डालकर जब लक्ष्य कोशिका पर दागा जाता है तो वो नष्ट नहीं होता है। आ रही है बात आपको समझ में, मतलब सुरक्षा कवच चढ़ा दिया, वांछित डीएनए खंड या वांछित जीन के चारों तरफ स्वर्ण या टंगस्टन का सुरक्षा कवच चढ़ा दिया, ठीक है। ये एक प्लेट है, इसके अंदर क्या है, वांछित डीएनए का आवृत कण रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर डिस्क को रोकने के लिए एक प्लेट लगा रखी है नीचे, ये एक नीचे पात्र है और इस पात्र के अंदर लक्ष्य उत्तक है। आप तो ये समझ लो कि ये डीएनए किससे लिया गया है, आलू से लिया गया है, ठीक है। और ये उत्तक किसका है, ये टमाटर का उत्तक है। अब टमाटर के उत्तक में हम आलू वाला जीन प्रवेश करवाना चाहते हैं, ठीक है। उत्तक क्या होता है, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, उत्तक कहते हैं। और ये कोशिकाएं कार्य में और उत्पत्ति में क्या होती है, समान प्रकार की होती है, ठीक है। अब इधर आप देखिए, देखना यहाँ पर ये आलू का कड़कपन वाला मैंने वो ले लिया डीएनए खंड, ठीक है, सोना या टंगस्टन का लेप चढ़ा हुआ, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस माइक्रो प्रोजेक्टाइल की जो नली के अंदर जो ये कील सी लग रही है ना, ये जो शाफ्ट या जो सरिया लग रहा है, इसको खींचते हैं ट्रिगर को और छोड़ते हैं, तो एकदम से स्पीड से उच्च वेग से ये जो लोहे की ये जो ब्लैक सी जो छड़ है ना, ये जाती है और स्पीड से इस डीएनए खंड से टकराती है। क्या करती है, इस प्लेट पर रखे हुए डीएनए खंड से टकराती है। ये डीएनए खंड इस प्लेट में छेद करता हुआ सीधा कहाँ जाता है, सीधा नीचे जाता है और कहाँ घुस जाता है, लक्ष्य उत्तक की कोशिकाओं में घुस जाता है। और उसके जो डीएनए है, लक्ष्य कोशिकाओं का जो डीएनए है, जो पादप जो टमाटर का जो डीएनए है कोशिकाओं में पाया जाने वाला, उससे जुड़ जाता है, ठीक है। ये डिस्क को रोकने के लिए जो ये प्लेट लगा रखी है, ये क्या चीज़ है, ये जब स्प्रिंग जोर से जब टकराती है ना इस कण से, तो क्या होता है, कण तो नीचे चले जाता है लेकिन प्लेट यहीं पर अटक जाती है ऊपर ही, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये नीचे क्या है, बहुत सारे, ये बहुत तेज स्पीड में चलती है, एक बार में बहुत सारे कणों को दाग सकती है। यहाँ पर देखिए 3-4 कण बना दिए, सोने द्वारा आवृत डीएनए के कण, ठीक है। जीन गन विधि द्वारा सोयाबीन, गेहूं, धान, मक्का आदि के अंदर वांछित जीनों का स्थानांतरण किया गया है। कोई आपसे बोले कि जीन गन विधि द्वारा किन किन पादपों के अंदर जीनों का स्थानांतरण किया गया है, तो क्या बोलेंगे, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, सोयाबीन, गेहूं, धान और मक्का, सोयाबीन, गेहूं, मक्का, ये और धान भी हो सकते हैं। धान में क्या आ गया, जैसे ज्वार बाजरा आ गया, क्या आ गया, ज्वार बाजरा आ गया, ठीक है। फिर हम क्या पढ़ेंगे, विद्युत छिद्रण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दूसरी विधि कौन सी है, जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि में दूसरे नंबर पर क्या आती है, वैद्युत छिद्रण आती है। क्या आती है, वैद्युत छिद्रण विधि काम में ली जाती है। प्यारे बच्चों इधर आप देखिए, यह एक पात्र है, ठीक है, एक पात्र आपको दिख रहा है नीले नीले से कलर का। इस पात्र के अंदर क्या ले लिया अपन ने, वांछित डीएनए युक्त घोल या विलयन ले लिया। ये जो हरा हरे से डॉट डॉट से दिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये क्या है, ये काला काला सा, ये क्या है, ये वांछित डीएनए है ये। और ये वांछित डीएनए युक्त घोल है। इस घोल के अंदर अपन ने लक्ष्य कोशिका ले ली, पादप कोशिका ले ली। आप तो वापस वही उदाहरण ले लो कि ये टमाटर की कोशिका और यह वह डीएनए खंड है आलू का, जिसे मुझे इस टमाटर की कोशिका में डालना है, ठीक है। तो वांछित डीएनए खंड युक्त घोल में लक्ष्य कोशिका को रखकर फिर इस घोल में आप देखिए 2 छड़े लगाकर, धनायन और ऋणायन 2 छड़े लगाकर विद्युत धारा के स्पंद डाले जाते हैं या
विद्युत धारा के झटके दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली में छेद हो जाता है और ये जो वांछित जो डीएनए है ये लक्ष्य कोशिका की इस छेद में से घुसकर, इस कोशिका झिल्ली के छेद में से घुसकर कहाँ चल जाता है, लक्ष्य कोशिका की कोशिका द्रव में चल जाता है और उसके बाद में उसके केंद्रक में जुड़कर उसके केंद्रक के डीएनए से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर विद्युत छिद्रण विधि द्वारा भी तो यही हो रहा है कि वांछित जो डीएनए है वो पहले लक्ष्य कोशिका की कोशिका द्रव में जाता है, फिर लक्ष्य कोशिका के केंद्रक में जाता है और उस केंद्रक के डीएनए से जुड़ जाता है। तो पुनर्योगज डीएनए प्राप्त हो जाता है, जो किससे बना है, टमाटर और आलू के डीएनए से मिलकर बना है। अब इसको अपन देख लेते हैं। उत्तकों तथा लक्ष्य कोशिकाओं को वांछित डीएनए वाले घोल में रखकर, टमाटर के उत्तक ले लो या किसी की भी उत्तक ले लो जिसमें आपको जीन प्रवेश करवाना है, जिस भी पादप जाति के अंदर जीन को प्रवेश करवाना है, किसी बाहरी पड़ोसी जीन को प्रवेश करवाना है, तो जिस भी पादप में प्रवेश करवाना है उसका कोई उत्तक ले लेते हैं। ठीक है, देखो उत्तकों अथवा लक्ष्य कोशिकाओं, ये उत्तक अथवा लक्ष्य कोशिका कौन सी है, जिसमें बाहरी जीन को प्रवेश करवाना है। तो उत्तकों तथा लक्ष्य कोशिकाओं को वांछित डीएनए वाले घोल में रखकर उच्च वोल्टता के स्पंद या झटके दिए जाते हैं, जिससे लक्ष्य कोशिका की झिल्ली में छेद हो जाता है। ये देखो छेद हो गया, जैसे ये दो धातु की छड़ें लगाकर यहाँ पर झटके दिए इस वांछित डीएनए युक्त घोल के अंदर, तो लक्ष्य कोशिका की झिल्ली में छेद हो गया। ठीक है ना, लक्ष्य कोशिका की झिल्ली में छेद हो जाता है तथा वांछित डीएनए पहले तो लक्ष्य कोशिका के कोशिका द्रव में जाएगा। ठीक है, पहले तो कहाँ जाएगा, पहले तो ये जाएगा लक्ष्य कोशिका के कोशिका द्रव में। ठीक है, देखो यहाँ पहुँच गया, यहाँ कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव इसमें आ गया और फिर उसके बाद में कहाँ चल जाता है, बाद में लक्ष्य कोशिका के केंद्रक में प्रवेश करके इसके डीएनए से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर क्या है, यहाँ पर विद्युत धारा को प्रवाहित करके छेद उत्पन्न कर रहे हैं लक्ष्य पादप कोशिका में और उस छेद में से होकर फिर कौन अंदर प्रवेश कर जाता है, वांछित डीएनए प्रवेश कर जाता है और लक्ष्य कोशिका के डीएनए से समाकलित हो जाता है, जुड़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा जीन स्थानांतरण। लिपोसोम क्या है, एक कैप्सूल है लिपिड से बनी हुई। लिपिड क्या होता है, जो चिकने पदार्थ होते हैं, घी तेल, ये लिपिड होते हैं। तो लिपोसोम की मध्यस्थता के द्वारा भी जीन स्थानांतरण किया जा सकता है। और ये लिपोसोम क्या होते हैं, लिपिड क्या होते हैं, वसा और तेल, है ना। तो लिपिड चिपचिपे पदार्थ होते हैं, लसलसा पदार्थ ही तो लिपिड है ना। तो लिपोसोम क्या है, लिपिड के बने हुए कैप्सूल होते हैं। इन कैप्सूल के अंदर वांछित जीन या डीएनए को ले लिया जाता है। अरे बस दो बातें हैं, लक्ष्य कोशिका, वांछित जीन, जो बाहरी जीन है जिसको आप किसी पादप कोशिका में प्रवेश करवाना चाहते हो वो वांछित जीन होता है, और जिस पादप कोशिका में प्रवेश करवा रहे हो वो पादप कोशिका लक्ष्य कोशिका कहलाती है। ठीक है ना, मतलब कि आप गुणधर्म किस में उत्पन्न करना चाहते हो, नए गुणधर्म किस में उत्पन्न करना चाहते हो, लक्ष्य के अंदर, अपने लक्ष्य कोशिका या लक्ष्य पादप के अंदर। तो लिपोसोम क्या होते हैं, लिपिड के बने हुए कैप्सूल होते हैं और इन लिपोसोम के अंदर वांछित डीएनए खंड को रख लिया जाता है, डाल दिया जाता है। फिर क्या होते हैं, ये जो लिपोसोम होते हैं ना, ये लक्ष्य कोशिका की कोशिका झिल्ली से चिपक जाते हैं और फिर कोशिका झिल्ली से चिपक कर धीरे धीरे कोशिका द्रव के अंदर ही चले जाते हैं। झिल्ली में से पारगम्य होकर, आर पार होकर फिर कहाँ चल जाते हैं, ये लक्ष्य कोशिका की कोशिका द्रव में चले जाते हैं और फिर उसके बाद में केंद्रक में प्रवेश करके केंद्रक से समाकलित हो जाते हैं। तो लिपोसोम का जो डीएनए खंड है वो लक्ष्य कोशिका के केंद्रक के डीएनए से समाकलित हो जाता है। ठीक है, इधर आप देखिए, वांछित डीएनए खंड युक्त जो लिपोसोम है ये इस कोशिका से चिपक गया। ये क्या है, लक्ष्य कोशिका है। क्या है ये, लक्ष्य कोशिका, और इस लक्ष्य कोशिका से ये समाकलित हो गया। इधर आप देखिए, डीएनए युक्त लिपिड कैप्सूल पहले लक्ष्य कोशिका की झिल्ली से चिपक जाते हैं तथा कोशिका में प्रवेश करके केंद्रक में प्रवेश, देखिए डीएनए युक्त लिपिड कैप्सूल पहले लक्ष्य कोशिका की झिल्ली से चिपक जाते हैं तथा कोशिका में प्रवेश करके केंद्रक में प्रवेश करके
कोशिका में प्रवेश करके केंद्रक में प्रवेश करके लक्ष्य केंद्रक के डीएनए से समाकलित हो जाते हैं। सबसे पहले लिपिड के बने हुए कैप्सूल में वांछित डीएनए खंड या जीन को ले लिया जाता है। ये लिपोसोम लक्ष्य कोशिका की झिल्ली से चिपक जाता है और धीरे धीरे झिल्ली में छेद करके ये लिपोसोम कहाँ चल जाता है, ये पहुंच जाता है कोशिका के कोशिका द्रव में, लक्ष्य कोशिका के कोशिका द्रव में। और फिर इस लिपोसोम का जो डीएनए है वो लक्ष्य कोशिका के केंद्रक में घुसकर उस केंद्रक के डीएनए से समाकलित हो जाता है, जुड़ जाता है। तो लिपोसोम के द्वारा हो गया ना जीनों का स्थानांतरण। लिपोसोम बिचौलिए का कार्य कर रहा है। लिपोसोम बोल रहा है यूँ, मैं पहुँचाऊँगा वांछित जीन को या वांछित डीएनए खंड को लक्ष्य कोशिका के अंदर। ठीक है, फिर कौन सी विधि है, सूक्ष्म इंजेक्शन। सूक्ष्म इंजेक्शन द्वारा भी क्या कर सकते हैं, वांछित जीन को लक्ष्य कोशिका में पहुंचाया जा सकता है। ये सूक्ष्म इंजेक्शन क्या होते हैं, ये सूक्ष्म इंजेक्शन बहुत ही बारीक, ये सूक्ष्म इंजेक्शन क्या होते हैं, सूक्ष्म इंजेक्शन बहुत ही बारीक 0.5 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर व्यास की, 0.5 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर व्यास की ये कांच की सूक्ष्म नलिकाएं होती है। वैसे इनका व्यास नहीं पूछा जाता है कभी भी, बस ये आ सकता है सूक्ष्म इंजेक्शन क्या है। तो सूक्ष्म इंजेक्शन क्या है, कांच की बहुत ही बारीक सुइयां होती है जिसे माइक्रोपिपेट भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोपिपेट भी कह सकते हैं। सूक्ष्म इंजेक्शन कांच की बहुत ही बारीक सुइयां होती है जिसे क्या कह सकते हैं, जिसे सूक्ष्म इंजेक्शन या माइक्रोपिपेट भी कह सकते हैं। इस विधि में बहुत ही बारीक कांच की सुई द्वारा वांछित डीएनए या वांछित जीन को लक्ष्य कोशिका के कोशिका द्रव्य अथवा उसके केंद्रक में डाल दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए क्या है, ये एक लक्ष्य कोशिका है या पादप उत्तक है। अब मैं चाहता हूँ इस लक्ष्य कोशिका या पादप उत्तक में किसी वांछित जीन को डालना। माना कि ये कोशिका टमाटर की है और मैं इसमें आलू के जीन को या डीएनए खंड को डालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो माइक्रो इंजेक्शन लूँगा और उस माइक्रो इंजेक्शन के अंदर मैं वांछित डीएनए को भर लूँगा। ठीक है, और फिर क्या करूँगा, उस वांछित डीएनए की जो वांछित डीएनए युक्त जो इंजेक्शन की सुई है ना, उसको टमाटर की कोशिका में घुसेड़ दूंगा और इजेक्ट कर दूंगा। तो वो सूक्ष्म इंजेक्शन द्वारा जो वांछित जीन या वांछित डीएनए खंड है वो लक्ष्य कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ना, चित्र में बिल्कुल अच्छे से बता रखा है। इधर आप देखिए, यहाँ पर देखिए ये लक्ष्य कोशिका है, ये लक्ष्य कोशिका का केंद्रक है। ये देखिए ये एक माइक्रोपिपेट के सूक्ष्म इंजेक्शन है, ये इसकी सुई है बारीक सी, कांच की बनी हुई होती है ये पूरी, है ना। यहाँ पर यार देखिए ये वांछित डीएनए या वांछित जीएनए खंड है, डीएनए है ये, वांछित जीन या वांछित डीएनए है। अब इस वांछित जीन या वांछित डीएनए को सूक्ष्म इंजेक्शन की द्वारा लक्ष्य कोशिका के कोशिका द्रव में डाल देते हैं। ये रहा ये बारीक सा वांछित डीएनए अंदर आ गया। अब ये किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा लक्ष्य कोशिका के केंद्र के डीएनए से समाकलित हो जाएगा। तो हो गया ना जीन का स्थानांतरण, बाहरी जीन आ गया ना इंजेक्शन के द्वारा अंदर। तो इस विधि में बहुत ही बारीक कांच की सुई द्वारा वांछित डीएनए या जीन को लक्ष्य कोशिका के कोशिका द्रव में भी डाल सकते हैं या लक्ष्य कोशिका के केंद्रक में भी डाला जा सकता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां पढ़ी। यहाँ पर कोई वाहक या कोई सूक्ष्म जीव को जीन के स्थानांतरण के लिए काम में नहीं लिया जा रहा है, बल्कि रसायनों का और उपकरणों का उपयोग करके सीधा ही अपने हाथों द्वारा वैज्ञानिक वांछित जीनों को पादप कोशिका में प्रवेश करवा देते हैं। यहाँ हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि वाहकों द्वारा जीन स्थानांतरण या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में सूक्ष्म जीव करते हैं काम। सूक्ष्म जीव लेकर जाते हैं वांछित जीन को लक्ष्य कोशिका के अंदर। ठीक है, लेकिन जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि के अंदर बाहरी जीनों का या बाहरी डीएनए खंड को या बाहरी डीएनए खंड का या वांछित जीन या वांछित डीएनए खंड का स्थानांतरण वैज्ञानिक खुद अपने हाथों से करते हैं। किसके द्वारा, रसायनों द्वारा और विभिन्न प्रकार के उपकरणों द्वारा, जैसे जीन गन, जिसे कणिका बंदूक, शॉटगन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, वैद्युत छिद्रण विधि द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करके लक्ष्य कोशिका में छेद कर देते हैं और उस छेद से होकर वांछित जीन या डीएनए प्रवेश कर जाता है और लक्ष्य कोशिका के केंद्रक के डीएनए से समाकलित हो जाता है। लिपोसोम की मध्यस्थता द्वारा प्रोटीन
ये किसके कण होते हैं, ये लिपिड के बने हुए कण या कैप्सूल होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सूक्ष्म इंजेक्शन। क्या होते हैं सूक्ष्म इंजेक्शन, कांच की बारीक सुई या नलियाँ या माइक्रो पिपेट कहते हैं इसे। ठीक है, 0.5 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर इनका व्यास होता है। ठीक है, तो आई होप आपको जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे कि आगे क्या क्या आता है इसके अंदर। ठीक है, तो सभी अपना ख्याल रखिए। ठीक है, मास्क और सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।